वर्ण व्यवस्था। ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, एक्चुअली ये जन्म से ही है, जन्म से ही होती है, ठीक है। और दूसरी चीज इसका ये भी आप किसी किसी बुक में आपको ये मिलेगा, भेद परक वर्ण व्यवस्था, गुप्त काल की भेद परक वर्ण व्यवस्था। इसका मतलब है कि जो जहाँ पे जन्म लेता है वो समाज जो था उनका, वो जन्म जहाँ पे लिया है उसके हिसाब से ही उसको वर्ण दिया है, जैसे कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जो ब्राह्मण थे वो सुपीरियर थे, बहुत सारे नाम बताएंगे। एक आपका है भेद परक वर्ण व्यवस्था, जो है ये कहाँ पर उल्लेखित है, ये आपके वराह मिहिर की ग्रंथ है। भेद परक क्या कहते हैं, भेद परक वर्ण व्यवस्था, भेद परक वर्ण व्यवस्था। ये हमें कहाँ से पता चलता है, वराह मिहिर, वराह मिहिर की एक ग्रंथ है, बृहत संहिता ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है, वृत्त संहिता। वृत्त संहिता से हमें इस चीज के बारे में पता चलता है। और साथ ही हमें बृहत संहिता से ये पता चलता है कि बृहत बृहत संहिता, और साथ ही साथ ना इन लोगों ने कौन से कुल में क्या जन्म लिया है इसके ऊपर बहुत सारा डिवीजन था, ठीक है। मतलब आप कहोगे कि देखो हर एक काल हुआ, चाहे आप प्राचीन काल बोलो, मध्यकाल बोलो, या आधुनिक काल बोलो, इवन राइट नाउ एक नॉर्मल सी फैमिली में भी बोलो, कुछ लोग हमेशा अपने आप को डाइवर्ट ही करेंगे, समथिंग डिफरेंट, जो नॉर्मलाइज चल रहा है उसको डिफरेंट। अब देखो हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें रहती है। आपकी मेंटेलिटी अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करे, इट इज गुड, वो उस पूरे जनरेशन को अपलिफ्ट करेगा। अगर आप मिडिल क्लास हो तो वो एक बंदे की वजह से आप मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाओगे। लेकिन अगर यही आपके नेगेटिव माइंड ने काम किया तो आपको और डाउन कर रहेगा। समझ रहे हो बात को? तो एक विद्रोही तो हर एक फैमिली में आपको, हर एक मिडिल क्लास फैमिली में मिल ही जाएगा, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सेकेंड थिंग, अगर ये नेगेटिव गया, अगर आप तो उस काल में भी जो आपका गुप्त काल है उसमें भी ऐसे विद्रोही थे। अब विद्रोही कैसे हैं, वो अपना जो कुल है, अपना जो वर्ण है उसके साथ न रहकर दूसरे वर्णों की स्त्रियों के साथ संबंधित है, तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स निकले उनका अलग नाम हो गया। पहली चीज, सबसे जो निचला बोला जाता है इसमें कि एक होता है चांडाल। Why I am specifying this? चांडाल में क्या है कि अगर आपका शूद्र कोई पुरुष है, ठीक है, और वो ब्राह्मण स्त्री के साथ, ब्राह्मण स्त्री के साथ संबंध बना है, तो उससे जो जन्म होती है उनको क्या कहते हैं, चांडाल कहते हैं, पहली बात। और ये चांडाल जो था उस समय गांव से बाहर रखा जाता था। Why? बिकॉज ये चांडाल जो थे ना वो मांस मदिरा अवांछित तत्वों को बेचते थे, तो इसलिए बोला जाता था कि वो अगर गांव में प्रवेश करे तो अशुद्ध हो जाती है। ये चांडाल ही बेचते थे, और ये चांडाल कैसे जन्मे, शुद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से। नाउ यू कैन इमेजिन। अब तो आप ये लिखिए कि अच्छा, अब ये कैसी जाति थी, ये अंतर जातियां थी, ठीक है। तो थोड़ा सा हेडिंग डालिए, गुप्त काल में मिश्रित जातियां उत्पन्न हुई, या गुप्त काल में मिश्रित जातियां उत्पन्न हुई। पता चल गया कैसे उत्पन्न हुई। अब हम उसको एक एक करके लिखेंगे। लिखिए, ब्राह्मण पुरुष या प्लस वैश्य स्त्री, ठीक है, पुरुष और शूद्र स्त्री। पुरुष अगर आए, क्षत्रिय या आपका वैश्य पुरुष हो और रहे आपकी शूद्र स्त्री, चांडाल है ना, इसे हम अंतेज जाति कहते हैं, अंतेज जाति, ठीक है। ये कैसी जातियां हैं, अंतेज जातियां हैं, और इन अंतेज जातियों को कहाँ रखा जाता था, ग्रामों या नगरों से बाहर, ठीक है। और बताइए ये कैसे उत्पन्न होते हैं, शूद्र पुरुष हो और ब्राह्मण स्त्री हो। इन आपके एक नाम है जो ग्राम महत्तर कहते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट करके, महत्तर, ये क्या कहते हैं, जो ग्रामों के जो, या जो पंचायत होती है, एक्चुअली ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा के सदस्यों को कहा जाता था महत्तर। तो आप देखना, ग्राम, किसी क्वेश्चन में पूछा है, ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्यों को महत्तर कहा जाता है। तो पहला इसका जो अधिकारी है तो उसका नाम है बलाधिकृत, दूसरा नाम है महाअश्वपति, और तीसरा नाम है आपका महापिलुपति, ठीक है, ठीक है।
बलाधिपति क्या होता है? सैन्य अधिकारी होता है, सैन्य अधिकारी होता है, अधिकारी होता है, ठीक है। महाअश्वपति क्या होता है? आपके जो अश्वों की सेना होती है उसका अधिकारी होता है, अश्वों की सेना अधिकारी है ना। महापिलुपति, महापिलुपति आपकी हाथियों की सेना का प्रधान होता है। याद करिए हम लोग एक हाथियों की पुस्तक भी देखे हैं, ग्रंथ भी लिखा गया इसी युग में। तो महापिलुपति क्या है? हाथियों की सेना का प्रधान। अब रिसेंटली 13 फरवरी की बात है, आमेर में, राजस्थान के आमेर में हाथियों की सवारी जो होती है ना फोर्ट के भीतर, तो वहाँ पे किसी विदेशी महिला ने हाथी के कान को ऐसे स्ट्रेच करके उसकी फोटो खींचनी चाहिए। उसका नाम पार्वती है या गौरी है, ऐसा दोनों में से कोई एक नाम है उस हाथी का। एंड शी सडनली उस धूप में वो चल रही है, उसका कान किसी को सेल्फी लेना चाहिए ऐसे करके स्टाइल करके, तो क्या हुआ? वो बौखला गई, उठा के पटक दिया अपने सूट से। हाँ लिटरली हाथ पाँव इंजर्ड हुए हैं, कोई मरा नहीं, हताहत नहीं हुआ, बट महावत को उसको पटक दिया। महावत को या फिर उसको जो लेडी को तो पटकेगा ही, वो तो कान के सामने स्कूल के सामने ही खड़ी है तो पटकेगा ही। वहां पर भी ऊपर से नीचे गिर गया जैसे वो ऐसे करके हिला एंड इज टोटली वीडियो आप सर्च करके नेट पे देख सकते हैं। तो इससे क्या मिलता है? आप क्यों परेशान कर रहे हो? तुम नॉर्मली उसकी सवारी करो, दैट इज ऑल्सो, चलो वो तुम्हें दे रही है, अब तुम उसका कान मुंह ये सब खींचोगे, वाई? उनको तुम्हारा कोई कान सकले तो खींच के तुम्हारी सेल्फी ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? लगेगा ना, दिक्कत होगी ना। तो वो बस यही रीजन है। सो वट एवर मे बी, हाथियों की जो सेना थी उनकी, उनका प्रधान भी ये था। तो ये हमारा प्रशासन, न्याय, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय प्रशासन। देखो ऐसे तो हमें कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं मिलते, पर जो ये स्मृति ग्रंथ है ना, स्मृति ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा भी था। एक स्मृति ग्रंथ को, मनुस्मृति को छोड़कर सारे स्मृति ग्रंथ इसी के टाइम में लिखे गए थे। तो जो ये स्मृति ग्रंथ थे, स्मृति ग्रंथ जो गुप्त काल में लिखे गए थे, इसी से हमें वहाँ की न्याय व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो दो नाम लिखिए, नगरों में रहने वाली बहुत सारी जो जातियां थी, ठीक, उन जातियों के समूह का जो न्याय होता था उन्हें पुग कहते हैं। तो इसके लिए साथ में थोड़ा सा लिखिए, नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति, नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति को पुग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुग, जो न्याय करती थी, जो न्याय करती थी। और दूसरा है कुल, दूसरा है कुल। तो कुल क्या है? कुल नगर में रहने वाली एक जाति की समिति, एक जाति की समिति जो न्याय करती है, एक जाति की समिति जो न्याय करती है। और पुग क्या है? बहुत सारी जातियां की समिति, ठीक है। में जो न्यायालय जो होता था ना, न्यायालय जो अदालत होती थी उसको क्या कहते थे? अधिकरण मंडल। लिख लीजिए, न्यायालय को क्या कहते थे? अधिकरण मंडप, अधिकरण मंडप, ठीक है। और जो जज थे उसको क्या कहते थे? अधिकारी। जज को क्या कहते थे? जज को क्या कहते थे? अधिकारी, मामले होते थे तो उसे क्या कहते थे? ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण, ठीक है। एक नाम आपको इंटरेस्टिंग सा इसमें मिलेगा, चट्ट और भट्ट, चट्ट एंड भट्ट, ठीक है। चट्ट और भट्ट जो है ये पुलिस कर्मी होते थे, छोटे कर्मचारी होते थे जो कि पुलिस का काम करते थे। हमारे यहाँ पे पुलिस के सिपाही वगैरह होते हैं ना, पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारी। चट्ट भट्ट किसे कहते हैं? पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारी। चट्ट और भट्ट किसे कहते हैं? पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों को चट्ट और भट्ट कहते हैं। क्लियर है? ओके। कह रहे हैं हम गुप्त काल को भारत के प्राचीन इतिहास का, भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एरा कहा गया है, गोल्डन एरा, ठीक है। देखो इसका साम्राज्य विस्तार, ये वो सारी चीजें, शौर्यवीर थे, ये थे, बहुत सारी चीजें। एक एक करके देखते हैं। जो आज भी हमारे भारत की पहचान है वो क्या है? साहित्य की दृष्टि से यहाँ पे इस काल में कौन था? लिटरेचर की दृष्टि से कालिदास, कालिदास इसी काल के थे, ठीक है। और कालिदास की हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत सारी चीजें देख चुकी हैं आज भी, और ये उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट रचना जिसे हम कहते हैं। दूसरी चीज, इसी के काल में क्या था? सती प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। कैसे उल्लेख मिलता है? एक गुप्त काल का एक अभिलेख है, एरन अभिलेख, जिसमें यशोमती के सती होने का प्रमाण मिलता है। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, अभिलेख में यशोमती के सती होने का उल्लेख देखो सती प्रथा जो थी, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि सती प्रथा है तो ये स्वर्ण युग कैसे हो सकता है? वो सती प्रथा अगर तुम उस एज में हो, और देखो अपने प्राणों की आयु थी तो आज एकदम संविधान तौर पे बैंड था। उस वक्त क्या था कि अत्यधिक प्रेम से, आजकल क्या, आजकल तो ये चीज देखने को बहुत कम मिलता है, बट
रेयर केस में अगर मिल जाए तो मिल जाएगी, जब बहुत एजेड होते हैं, बहुत वर्षों वर्षों से 2 लोग साथ हैं, तो एक प्रेम ऐसा होता है कि किसी की सांसें रुक गई तो हमारी भी रुक जाएंगी। तो सेम एज हो सकता था कि उस टाइम में भी ऐसा था, तो लोग सती करते थे। बट क्या है ना कि जब कोई भी चीज धीरे धीरे ना वो दूषित हो ही जाती है, इम्प्योरिटीज आ ही जाती है, तो धीरे धीरे इस सती प्रथा का जो यूज अप किया बाद के लोगों ने, जब मिक्स हुआ बहुत सारी चीजें होता है, जबरदस्ती करवाया गया, छोटे छोटे बच्चियों को सती प्रथा में झोंका जाता था। तब ये क्या थी, कुप्रथा थी, जिसको अभी तो खैर पूरा टोटली बैन कर दिया गया। तो क्यों, मुझसे किसी ने बच्चे ने पूछा था कि मैम ये क्यों स्वर्णिम युग में हम इसको दे रहे हैं, गलत है। तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही किया था। ठीक है, नाउ यू कैन अरेंज योरसेल्फ बिकॉज़ यू ऑल आर नाउ मैच्योर्ड, सो यू कैन डिस्टिंग्विश दिस। ठीक है, तो ये एरन अभिलेख से हमें ये चीज के बारे में पता चला। तीसरा देखिए, केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन किसके पास था, राजा के पास। केंद्रीय प्रशासन जो था, प्रशासन जो था वो किसके पास था, राजा के पास। सबसे बड़े गणितज्ञ यहीं पर थे, बताओ कौन था, विज्ञान या सांख्यिकी, हाँ आर्यभट्ट। ठीक है, तो सबसे बड़े गणित विज्ञान और सांख्यिकी के कौन थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, विज्ञान और सांख्यिकी, विज्ञान एंड सांख्यिकी। ठीक है, क्या बताया था इसने, सूर्य के अपने अक्ष पर भी वाला चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य के, और साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी परिक्रमा करती है। ये आर्यभट्ट ने दिया था। विज्ञान में गणित में क्या दिया था, गणित में शून्य की जानकारी दी थी, शून्य की जानकारी इसी युग में थी। ठीक है, फिर क्या लोगे, धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी पुस्तक का नाम बताइए, इनकी ग्रंथ संहिता। ठीक है, धन्वंतरी संहिता जो थी इसलिए काम में थी, और ये बोला जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहला जो अग्रिम जो प्रभाव था या पहला लोग पर्सन था जिसने कि इसमें शुरुआत की, वो कौन थे, धन्वंतरी था। ठीक है, और साथ ही साथ गुप्त काल की जो आर्किटेक्चर है, जो मंदिर निर्माण की, जो भवन निर्माण की कला है, तो इसका लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, गुप्त काल के मंदिर एंड भवन निर्माण की कला। ठीक है, प्रशासन से लेके आर्ट एंड कल्चर, साहित्य, एजुकेशन, हर चीज में हम मतलब एकदम क्या दिया गया है इन्होंने, सर्वोच्च उत्तम अपना वो प्रदान किया। क्या प्रदान किया बताओ, योगदान। ठीक है, क्लियर है।